हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी वेलफेयर पर। तो आज हम सीखेंगे वित्तीय व्यवस्था। तो सबसे पहले फ्रेमिंग करते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि वित्त क्या है, उसके क्या महत्व हैं और वित्तीय व्यवस्था के अंग कौन कौन से हैं। तो अब सबसे सामने टॉपिक आया वित्त, फाइनेंस। ये क्या होता है। तो मुद्रा के उपयोग करने के अधिकार को वित्त कहते हैं। मतलब कोई भी मुद्रा है, अगर उसे हमें खर्च करने का अधिकार, अपने तरीके से उसे इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त होगा तो उसे वित्त कहते हैं। मतलब वित्तीय व्यवस्था बचतकर्ता और निवेश के मध्य एक कड़ी, अर्थात विभिन्न क्षेत्रों को संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए वित्तीय व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंतर्गत बचत और निवेश को परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब कि संसाधनों की गतिशीलता और व्यवस्था संसाधनों की गतिशीलता बनाए रखने के लिए बचत को निवेश में परिवर्तित किया जाता है। वित्तीय क्षेत्रों में संसाधनों की गतिशीलता बनी रहे, इसी के लिए वित्त का प्रयोग किया जाता है। तो यह सब जितनी वित्त की प्रक्रिया होती है यह एक निश्चित क्षेत्र में की जाती है। इसे हम वित्तीय बाज़ार कहते हैं। तो अब हम डिटेल में जानेंगे कि क्या होते हैं वित्तीय बाज़ार। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब देखें कि वित्तीय बाज़ार क्या होते हैं। तो बाज़ार का वह क्षेत्र जहां वित्त का लेन देन आधिक्य वाले क्षेत्र से न्यून वाले क्षेत्र में किया जाता है, वित्तीय बाज़ार कहलाता है। वित्तीय बाज़ार का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है। वित्तीय संस्थाएं और सेवाएं मुख्यतः के प्रमुख हिस्से हैं इनके। मतलब इन्हीं के माध्यम से वित्तीय बाज़ार का क्रियान्वयन किया जाता है। संसाधनों की गतिशीलता इन्हीं के माध्यम से बढ़ाई जाती है। संसाधनों की गतिशीलता के माध्यम से आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाया जा सकता है। इन्हीं के माध्यम से मतलब वित्तीय बाज़ार का हमारी अर्थव्यवस्था में सिर्फ इतना काम होता है कि आर्थिक समृद्धि दर को संसाधनों की गतिशीलता के साथ सुचारू रूप से आगे बढ़ाना। तो अब देखेंगे वित्तीय बाज़ार की भूमिका क्या होती है। तो इसमें बचत और निवेश को प्रोत्साहन देना, संसाधनों की गतिशीलता में परिवर्तन करना, आर्थिक समृद्धि में सहायक होता है, उत्पादन और रोज़गार में वृद्धि करना। तो अब देखेंगे वित्तीय बाज़ार के क्या प्रकार होते हैं। तो वित्तीय बाज़ार के दो प्रकार होते हैं, एक मुद्रा बाज़ार, एक पूंजी बाज़ार। मुद्रा बाज़ार को मुख्यतः बैंकिंग के रूप से जानते हैं और पूंजी बाज़ार को शेयर बाज़ार के रूप में जानते हैं। मुद्रा बाज़ार में वित्त का लेन देन अल्पकालिक समय के लिए किया जाता है। व्यापार की दैनिक तरलता आवश्यकता को पूरा करने का एक अच्छा माध्यम है। इसके माध्यम से जो निश्चित डेली का डेली जो व्यापार होता है उसकी तरलता पूरी की जाती है। और दीर्घकालिक बाज़ार मतलब शेयर बाज़ार, जिसमें दीर्घकालिक लेन देन होता है, ये पूंजी बाज़ार होता है। दीर्घकालिक अवधि के लिए जो संसाधनों का लेन देन होता है उसे ही हम पूंजी बाज़ार का नाम देते हैं। तो पूंजी बाज़ार में हम शेयर बाज़ार को मुख्य रूप से रखते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 3 पर, देखते हैं क्या होती है वित्तीय व्यवस्था और इसका कैसे एक अर्थव्यवस्था में क्रियान्वयन होता है। तो क्रियान्वयन जानने के लिए दो प्रकार के मतलब आधिक्य का क्षेत्र और एक कमी का क्षेत्र। तो आधिक्य क्षेत्र मतलब कहाँ पे पैसा ज़्यादा है, मतलब बैंक्स। कहाँ पे पैसा कम है, तो जो परिवार हैं, जो लोग हैं, मतलब उनको लोन चाहिए, जिन्हें लोन चाहिए उनके पास कम है। तो जो बैंक है वह वित्तीय संस्था है और जो लोन चाहिए उसे वित्तीय सेवा दे रही है। अगर कोई भी व्यक्ति लोन लेता है फिर वह निवेश करेगा, निवेश के माध्यम से उत्पादन होगा, जब उत्पादन होगा तो कुछ रोज़गार होंगे, कुछ रोज़गार मिलेंगे, जिनको रोज़गार मिलेगी उनको कुछ आय होगी, कुछ वह उपभोग पे खर्च करेंगे और कुछ बचाएंगे, जो बचाएंगे वो बैंक में जमा कर देंगे। जब जैसे और इन सब का उत्पादन जो हुआ तो उससे ग्रोथ रेट बढ़ेगी। अब जैसे बैंक ने लोन दिया था तो उसे लोन जिसने लिया था, अब वो बैंक को जब वापस करेगा तो मूलधन और ब्याज के साथ में वापस करेगा। तो यह बैंक का फ़ायदा रहता है। मतलब वित्तीय व्यवस्था में कुछ भी होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए होता है। अब देखेंगे भारतीय मुद्रा बाज़ार, डिटेल में पढ़ेंगे तो दो प्रकार का होता है, एक संगठित मुद्रा बाज़ार, एक असंगठित मुद्रा बाज़ार। तो संगठित मुद्रा बाज़ार वह मुद्रा बाज़ार होता है मतलब अर्थव्यवस्था का वह बाज़ार जहां वित्त का लेन देन अल्पकालिक समय के लिए होता है।
इसे वित्तीय तरलता को आवश्यकता से पूरा करने के लिए मुद्रा बाजार कहते हैं। मतलब इसमें वित्तीय तरलता जो होती है उसको उसी अवधि में पूरा कर दिया जाता है। और दूसरा, इसकी शीर्ष संस्था आरबीआई होती है। मुद्रा बाजार की मुख्यतः बैंकिंग संस्था के रूप में जानते हैं। अब असंगठित मुद्रा बाजार देखेंगे, जिसमें निश्चित नियमावली का अभाव होता है, जिसमें कोई नियम कायदे कानून नहीं होते हैं। क्या ब्याज दर रहेगी, क्या मूलधन रहेगा, क्या मिश्र धन रहेगा, इन सब का कोई भी निश्चित नियम नहीं होता है। जो सेठ साहूकार ये सब होते हैं। तब इसके आगे अब हम देखेंगे कि मुद्रा बाज़ार, अब पूरा डिटेल में मुद्रा बाज़ार को पढ़ेंगे। तो मुद्रा बाज़ार की शीर्ष संस्था होती है जिसे हम आरबीआई कहते हैं। तो इन सब में पूरा खेल होता है पैसे का। इसी को हम इकोनॉमी की भाषा में तरलता, लिक्विडिटी, मतलब कितना पैसा है अर्थव्यवस्था में, इसे लिक्विडिटी के नाम से जानते हैं। तो हम देखेंगे कि किसी भी परिसंपत्ति को न्यूनतम हानि और न्यूनतम समय में नकदी में परिवर्तित करना तरलता कहलाता है। तो इसका मतलब है कि जैसे जो हमारा बैंक अकाउंट होता है वो गोल्ड से ज़्यादा तरल होता है, लेकिन बाकी सब में, क्योंकि बैंक अकाउंट में तो हम नगद ही जमा करते हैं, जब चाहें जमा कर दें और जब चाहें वहाँ से निकाल लें, तो उसकी तरलता सर्वाधिक होती है। लेकिन इसके बाद में गोल्ड की तरलता सर्वाधिक मानी जाती है। मतलब गोल्ड एक ऐसी धातु है जिसको कभी भी बेच कर अच्छा रुपया पा सकते हैं। तो इसे कहते हैं कि गोल्ड, इसीलिए सरकार अपने पास में बहुत सी मात्रा में गोल्ड संरक्षित रखती है। तो अब देखेंगे कि मुद्रा बाज़ार शीर्ष संस्था होती है इसकी आरबीआई। तो मुद्रा बाज़ार जानने से पहले जान लेंगे आरबीआई के बारे में कि हमारा अर्थव्यवस्था का वित्त वर्ष कब से कब होता है। मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च। और आरबीआई का वित्त वर्ष कब होता है? 1 जुलाई से 30 जून। तो अब आरबीआई की पूरी संरचना जानेंगे। मतलब आरबीआई का इतिहास, इसकी संरचना, इसकी कार्यप्रणाली, इसकी मौद्रिक नीति और हमारी अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका होती है आरबीआई की। तो आते हैं पेज नंबर 5 पे, नेक्स्ट पेज पे। तो आरबीआई की संरचना, तो आरबीआई में मुख्य कार्य केंद्रीय बोर्ड द्वारा किया जाता है। केंद्रीय बोर्ड में 1 गवर्नर, 4 अधिकतम उप गवर्नर और 10 सरकार के नामित निदेशक होते हैं। इन निदेशकों के माध्यम से आरबीआई का कार्य किया जाता है। तो जो यह 10 निदेशक होते हैं सरकार के, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं, जैसे कृषि, सेवा, उद्योग, इन सब क्षेत्रों से होते हैं। और आरबीआई के जितने भी कार्य होते हैं इन्हें स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर लागू करने के लिए केंद्रीय बोर्ड के जैसा ही एक क्षेत्रीय बोर्ड भी बनाया जाता है, जिसे स्थानीय बोर्ड कहा जाता है। इन केंद्रीय बोर्ड की न्यूनतम बैठक कम से कम 6 बार 1 साल में होनी चाहिए। मतलब 1 तिमाही में कम से कम 1 बैठक। ऐसे ही स्थानीय बोर्ड जो बनाए गए हैं विभिन्न भारत के विभिन्न देशों में, क्षेत्रों में आरबीआई के नियम कानून और उसकी कार्यप्रणाली, नियमावली लागू करने के लिए 4 तरीके के अभी तक बोर्ड बनाए गए हैं, स्थानीय बोर्ड, जो अपने कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली में स्थापित हैं। ऐसे ही आरबीआई के काम में सहायता करने के लिए और उसकी मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों का भी प्रावधान किया गया है, जो आरबीआई के कार्य में सहायक होते हैं। तो इन सब के द्वारा जो आरबीआई अपनी नीतियाँ लागू करता है, उन संपूर्ण नीति को हम मौद्रिक नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति के माध्यम से यह मुद्रा की तरलता को मैनेज करता है। यह आरबीआई का मुख्य कार्य है। तो हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं और देखेंगे आरबीआई के क्या कार्य हैं। तो केंद्रीय बैंक के रूप में और विकासात्मक कार्य के रूप में, ये 2 रूपों में हम देखेंगे कि आरबीआई के क्या कार्य हैं। तो केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई कागजी मुद्रा जारी करता है, लेकिन 1 रुपये की जो नोट होती है वह भारत सरकार जारी करती है। उस पर हस्ताक्षर भी वित्त सचिव के होते हैं। बाकी सारी नोटें आरबीआई जारी करती है, उस पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आरबीआई अपने पास न्यूनतम रिजर्व सिस्टम, मतलब न्यूनतम रिजर्व कुछ रखती है, वह 200 करोड़ का होता है। उसे रखना इतना अनिवार्य है। वह बैंकों का नियमन करती है। बैंकों का बैंक है, मतलब बैंकों के पास जो अतिरिक्त धन होता है वो आरबीआई के पास जमा करना कंपलसरी होता है। आरबीआई बैंकों को आवश्यक पड़ने पर ऋण भी देता है। आरबीआई बैंकों के साथ मौद्रिक नीति पर परामर्श भी करता है। आरबीआई सरकार का भी बैंक होता है। अगर सरकार को ज़रूरत पड़ती है तो सरकार को, केंद्र और राज्य दोनों का, मतलब दोनों को ऋण देता है और उनसे जो अधिकतम पैसा है सरकार अपना पैसा आरबीआई के पास रखती है। आरबीआई का मुख्य काम ये भी होता है कि मौद्रिक नीति की समीक्षा करना।
मतलब किस तरीके से अर्थव्यवस्था में तरलता को बनाए रखना है, उसको समीक्षा करना कि कब हमें ब्याज दर बढ़ानी है, घटानी है। विभिन्न प्रकार के जो चयनात्मक उपकरण हैं और मात्रात्मक उपकरण हैं, उनके माध्यम से अर्थव्यवस्था में पैसे को या धन को या तरलता को मैनेज करना है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। आरबीआई भुगतान संतुलन जो होता है उसकी प्रक्रिया को क्रियान्वित करती है कि उसमें पूंजी खाता, चालू खाता को मैनेज करती है। विदेशी विनिमय बाजार का नियमन करती है, मतलब एक घरेलू मुद्रा के बदले एक विदेशी मुद्रा जो मिलती है उसका नियमन करती है। हालांकि यह एक विकसित देश में जो ओपन इकोनॉमी होती, विकासशील और विकसित देशों में जो ओपन इकोनॉमी होती हैं, उन ओपन इकोनॉमी में बाज़ार की जो शक्तियाँ होती हैं, मांग और पूर्ति, इन्हीं के माध्यम से विदेशी नियमन होता है, विनिमय दर निर्धारित होती है। लेकिन आरबीआई का भी कुछ ना कुछ इसमें हस्तक्षेप रहता है जिससे कि यह नियमन एक तरफा ना हो जाए। तो विकासात्मक कार्य देखेंगे तो विकासात्मक कार्य में वित्तीय समावेशन इसका मुख्य कार्य है। वित्तीय समावेशन मतलब एक समाज के निम्नतम वर्ग को बैंकों को या बैंकों के माध्यम से जोड़ना वित्तीय समावेशन कहलाता है। उसको मुख्य धारा में लाना वित्तीय समावेशन कहलाता है। वित्तीय व्यवस्था का आधुनिकीकरण मतलब वित्तीय व्यवस्था में आधुनिकीकरण, जैसे बैंकिंग, स्मार्ट बैंकिंग हो गई, फ़ोन बैंकिंग हो गई, नेट बैंकिंग हो गई, एटीएम्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मनी, इन सब को आधुनिकीकरण मतलब नए ज़माने से जोड़ना, यह भी आरबीआई का काम है। बचत को प्रोत्साहन करना, बचत को प्रोत्साहन कैसे कर सकते हैं कि आरबीआई बैंकों की मौद्रिक नीति के माध्यम से ब्याज दर बढ़ा दी, मतलब आप अपनी अगर सेविंग्स बैंक में रखते हैं तो आपको अधिकतम ब्याज मिलेगा, जिससे बचत प्रोत्साहित होती है। वित्तीय साक्षरता को बढ़ाता है, मतलब आपको धन के बारे में बैंकों के माध्यम से और बैंकिंग प्रणालियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की साक्षरता प्रदान करता है, विभिन्न तरीके बताता है किस तरीके से हम अपनी सेविंग्स बढ़ा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको जागरूक करता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब अगले वीडियो में मौद्रिक नीति के साथ मिलेंगे। मौद्रिक नीति थोड़ा बड़ा चैप्टर है जिसके लिए एक थोड़ा बड़ा सा वीडियो रहेगा, और अब अपना चैनल पूर्णतः वेरीफाई हो चुका है, जिसके कारण अब वीडियो की लिमिट कोई भी नहीं रही है, कितना भी बड़ा वीडियो डाला जा सकता है। तो अब से कुछ बड़े वीडियो आप तक प्राप्त हो सकेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।